नमस्ते छात्रों। आज हम विषय हिंदी के अध्यापन में व्याकरण विभाग की ओर मुड़ने वाले हैं। आज का व्याकरण विभाग का हमारा घटक है वाक्य के भेद। हमने वाक्य के भेद मराठी में पढ़े हैं, वैसे ही हिंदी में वाक्य के भेद दो तरह के हैं। एक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कुल मिलाकर 3 भेद हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 है संयुक्त वाक्य। वैसे ही अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद हैं। नंबर 1 विधानार्थी वाक्य, नंबर 2 निषेधार्थक वाक्य, नंबर 3 आज्ञार्थक वाक्य, नंबर 4 प्रश्नार्थक वाक्य, नंबर 5 इच्छार्थक वाक्य, नंबर 6 संभावनार्थक वाक्य, नंबर 7 विस्मयार्थक वाक्य, नंबर 8 संकेतार्थक वाक्य। वाक्य के इन भेदों के बारे में जानकारी लेने के पहले चलिए छात्रों, हम सबसे पहले जानेंगे वाक्य यानी क्या। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य यानी ऐसा शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो, वे वाक्य कहलाते हैं। तथा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थपूर्ण शब्दों का समूह जिसे अर्थ स्पष्ट होता हो, ऐसे शब्द समूह को भी वाक्य कहा जाता है। इस वाक्य के 2 अंग होते हैं। उदाहरणार्थ के तौर पर देखिए, मोहन रामपुर में रहता है। ये वाक्य है हमारे पास। यहाँ पर हमें अर्थ स्पष्ट होता है कि मोहन नाम का एक इंसान है जो रामपुर में रहता है। अभी इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन और विधेय है रामपुर में रहता है। यहाँ पर वाक्य में आए उद्देश्य और विधेय ये 2 वाक्यों के मुख्य अंग है। यानी वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कहा जाए यानी कि जो विधान आए उसे विधेय कहते हैं। अगर इसमें से हमने कोई भी एक वाक्य में नहीं लिखा तो वाक्य हमारा पूरा नहीं होगा। यानी वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों का होना ज़रूरी है, तभी हमारा वाक्य पूरा हो सकता है। तभी वो शब्द समूह जो भी है वो शब्द समूह एक वाक्य कहला सकता है। इस तरह वाक्य यानी कि क्या कि अर्थपूर्ण शब्दों का समूह, ये हमने जाना। अभी वाक्य के भेद, जो कि नंबर 1 है रचना के आधार पर और नंबर 2 है अर्थ के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल मिलाकर 8 भेद है। उसमें से हमारा पहला भेद है विधानार्थी वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थी वाक्य कहते हैं। यानी कि विधानार्थी वाक्य से हमें किसी क्रिया के होने या करने का बोध होता है तथा किसी प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसे वाक्यों को विधानार्थी वाक्य कहा जाता है। उसके कुछ उदाहरण देखिए। नंबर 1 भारत एक महान देश है। नंबर 2 सूरज पूर्व दिशा में उगता है। ये साधे विधान है, यानी कि इसे हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है और इसके लिए ये विधानार्थी वाक्यों के उदाहरण हैं। इसके आगे हमारा दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें किसी बात के न होने का भाव प्रकट होता है और इसके कारण ये निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि
नंबर 1, माया घर नहीं जाएगी। नंबर 2, मुझे यह काम नहीं करना है। यानी कि इन दोनों वाक्यों में किसी न किसी बात के लिए नकार दर्शाया गया है, यानी कि अपना कार्य न करने का भाव प्रकट किया गया है, और इसके लिए ये निषेधार्थक वाक्य के उदाहरण है। इसके आगे का हमारा अगला भेद है नंबर 3, आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि इस वाक्य में किसी को कोई आज्ञा दी जाती है या फिर कोई प्रार्थना की जाती है, यानी कि उसे विनती की जाती है, ऐसे वाक्य आते हैं जो कि आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञार्थक वाक्य के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे नंबर 1, जाओ भोजन करो। नंबर 2, बच्चों शोर बंद करो। अभी इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में जाओ यानी कि कोई आज्ञा की गई है, तो दूसरे वाक्यों में बच्चों शोर मत मचाओ, यानी कि उन्हें आज्ञा ही दी गई है कि अभी शोर मत करो। तो दोनों वाक्यों में आज्ञा देने का काम हुआ है, और इसके लिए ये आज्ञार्थक वाक्य के उदाहरण है। इसके आगे हमारा चौथा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में अगर कोई सवाल पूछा जाता है यानी कि प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नार्थक वाक्य के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे नंबर 1, तुम्हारा नाम क्या है। नंबर 2, तुम कहाँ जा रहे हो। इन दोनों वाक्यों में सवाल पूछा गया है यानी कि प्रश्न पूछने की क्रिया हुई है, और इसके लिए ये प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं तथा इन वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि हर प्रश्नार्थक वाक्य के बाद प्रश्न चिन्ह ज़रूर आता है। इसके आगे हमारा पांचवा भेद है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि इन वाक्यों में जो इच्छार्थक वाक्य है इनमें हमें किसी इच्छा का प्रकट होना मालूम हो जाता है या फिर हमें किसी इच्छा के प्रकट होने का बोध होता है, तो इसे इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर नंबर 1, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। नंबर 2, ईश्वर आपको सफल करे। अभी इन दोनों वाक्यों में कुछ न कुछ इच्छा व्यक्त की है, इसके लिए ये इच्छार्थक वाक्य के उदाहरण हैं। इसके आगे का हमारा भेद है नंबर 6, संभावनार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के वाक्यों में कुछ न कुछ होने की संभावना व्यक्त की जाती है, और इसके लिए इन वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य कहा जाता है। संभावनार्थक वाक्य के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि नंबर 1, उसने खाना खाया होगा। नंबर 2, कल शायद वर्षा हो। यानी कि दोनों वाक्यों में जो क्रिया है, जैसे खाना खाने की क्रिया है या फिर वर्षा होने की क्रिया है, दोनों के होने की संभावना व्यक्त की गई है, और इसके लिए ये दो वाक्य संभावनार्थक वाक्य कहलाएंगे। इसके आगे हमारा अगला भेद है नंबर 7, विस्मयार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि जैसे भाव व्यक्त किया जाता है उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि इन वाक्यों में हमारे मन में आने वाले जो भाव है, जिसे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वैसे शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है, और इसके लिए वो विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं।
विस्मयार्थक वाक्य के कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि नंबर 1, अरे बेचारा संकट में फंस गया। नंबर 2, वाह क्या सुंदर दृश्य है। इन दोनों वाक्यों में अपने मन के भाव प्रकट हुए हैं। जैसे कि पहले वाक्य में क्या हुआ है कि पहले वाक्य में अरे शब्द के द्वारा शोक प्रकट किया गया है कि अरे बेचारा संकट में फंस गया। तो दूसरे वाक्य में वाह यानी कि आश्चर्य व्यक्त हुआ है कि सामने इतना सुंदर दृश्य देखते ही बिल्कुल मुंह से शब्द निकल आए, वाह क्या सुंदर दृश्य है। इसके लिए ये दोनों उदाहरण विस्मयार्थक वाक्य के हैं। इसके आगे हमारा अगला भेद है नंबर 8, संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। या फिर जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उसे भी संकेतार्थक वाक्य कहा जा सकता है। संकेतार्थक वाक्य में कल्पना का बोध होता है, यानी कि किसी एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध होना या फिर किसी एक वाक्य में हुई क्रिया का दूसरे वाक्य में होने वाली क्रिया के साथ संबंध होने का संकेत मिलता है। तो ऐसे वाक्यों को संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। अभी संकेतार्थक वाक्य के कुछ उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। नंबर 2, जैसे ही सूरज उगा वैसे ही चिड़िया चहकने लगी। अभी छात्रों इन दोनों उदाहरणों में आप ठीक से देखिए कि पहले वाक्य में यदि समय पर वर्षा हुई तो यानी कि समय पर वर्षा का होना और उसके कारण फसल का अच्छा होना, ये दोनों क्रियाएं जैसे एक दूसरे की ओर संकेत कर रही हैं। वैसे ही दूसरे वाक्य में जैसे ही सूरज उगेगा यानी कि सूरज के उगने की क्रिया और वैसे ही चिड़िया का चहकना शुरू होना, ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की ओर संकेत कर रही है। इसके लिए ये संकेतार्थक वाक्य के उदाहरण हैं। अभी छात्रों हमने आज के इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के होने वाले कुल मिलाकर 8 भेद उनके बारे में जानकारी ली है। अभी उस पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। हमारा प्रश्न है, वाक्य के भेद पहचान कर लिखो। नंबर 1, जाओ बच्चों शोर बंद करो। ये वाक्य में आज्ञा दी गई है, बच्चों को आज्ञा देने का काम हुआ है, इसके लिए ये आज्ञार्थक वाक्य का उदाहरण है। नंबर 2, वह अपना सामान खुद नहीं समेटती, यानी कि यहाँ पर क्रिया के न होने का संकेत मिल रहा है, इसके लिए ये है निषेधार्थक वाक्य। नंबर 3, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। इस वाक्य में आश्चर्य व्यक्त किया गया है, यानी कि विस्मय प्रकट हुआ है, इसके लिए ये विस्मयार्थक वाक्य है। नंबर 4, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। इसमें एक साधा विधान किया गया है कि बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे, तो यह है विधानार्थी वाक्य। नंबर 5, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। इस वाक्य में सवाल पूछा गया है, यानी कि प्रश्न पूछने का काम किया गया है, तो इसके लिए यह है प्रश्नार्थक वाक्य। इसके आगे नंबर 6, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है कि शायद से कश्मीर को देखने के बाद उसकी सुंदरता देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, इसके लिए यह है संभावनार्थक वाक्य। नंबर 7 है, यह मेरा घर है। यह है संकेतार्थक वाक्य, यानी कि यह शब्द के द्वारा मेरे घर के ओर संकेत देने का काम हुआ है, इसके लिए यह है संकेतार्थक वाक्य। तो इस तरह छात्रों आज हमने अर्थ के आधार पर होने वाले वाक्य के 8 भेद पढ़े हैं, उस पर आधारित कुछ सवाल भी देखे हैं। आशा है आपको वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।